नमस्कार, डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर लगातार सुबह से ही सुर्खियों में नजर आ रही है और किस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने परिवार पर हमला करता है और दिल दहलाने वाली जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। और इस घटना की बात करें तो पूरे गांव के अंदर जो है वो दुखों का पहाड़ जो है वो इस समय टूट चुका है और इसको लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से एक पिता अपने ही परिवार पर जो है वो तेजधार हथियारों के साथ जो है वो हमला करता है और किस तरह से ये कायराना पूर्वक जो है घटना को अंजाम देता है। हालांकि पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार जरूर कर लिया है और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी है और जल्द ही लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसके पीछे के तथ्य क्या है, क्या कुछ पूरी वजह रही है। हालांकि इससे पहले ये बताया जा रहा है कि मानसिक संतुलन जो है परिवार के अंदर जो है झगड़े का भी एक इस तरह की बातें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, मगर अब इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि इस परिवार के पूरा किस तरह से सहयोग चल रहा था और किस तरह से इनका रिश्ता था और आपसी परिवारों से भी जो है वो बातचीत की जा रही है। हालांकि जिसमें ये जानकारी मिली है, जिसमें आपको लगातार हम सुबह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। हालांकि बेटी और माँ जो जिनका इलाज अभी चल रहा है और आपको बताएंगे हमारे साथ ही इस पर एक पूरी रिपोर्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले ये बेहद अहम खबर जो है हम लगातार सुबह से ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक पिता जो है अपने ही परिवार पर तेजधार हथियारों से जो है वो हमला करता है। तो किस तरह की वो मानसिकता होगी और कितना वो फ्रस्ट्रेट होगा और क्या इसके पीछे वजह होगी, ये बेहद अहम कड़ी है। क्योंकि पूरे इलाके की बात करते हैं, सांबा के इलाके, पहाड़ी इलाके की बात करते हैं, तो वहां पर ये एक पूरी तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है और पूरी तरह से वहां का गांव जो है वो इस समय सदमे में है और एक चिंता यहां पर बन चुकी है कि आखिर ये कारण क्या हुआ और वजह क्या रही। इस पर एक पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आइए। जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुंब के ढाकी गांव में आज सुबह तड़के सवेरे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जो परिवार सोया हुआ था और बताया जा रहा है कि इस तेजधार हथियार से जो हमला किया गया है इसमें उस व्यक्ति के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं पत्नी और बेटी जो है वो घायल हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल सांबा में लगातार जारी है और बेटी नॉर्मल इंजर्ड है, वो बेटी घर पर ही है। लेकिन इस हमले में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। और बताते चले कि जिस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया गया है तो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं और बेटे के गले पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे और बेटा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और व्यक्ति की पत्नी की बात करें जो गंभीर घायल हुई थी उनको जो है वो जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसके बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मृतक बेटे की बात करें इस व्यक्ति के तो उस बेटे का शव जो है वो जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन ऐसा क्या था जो इस तरह की वारदात करने पर मजबूर हो गया और सुबह सवेरे तड़के जो है वो अपने ही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया तेजधार हथियार से। और बताया जा रहा है कि ये वारदात लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है जब परिवार सोया हुआ था, बेटा सोया था, बेटी सोई थी, पत्नी सोई थी। तो सबसे पहला वार इसने बेटे के ऊपर किया। बेटे की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और बेटी जो है वो नॉर्मल घायल है और पत्नी जो है वो काफी गंभीर अवस्था में घायल हुई और उसका इलाज अभी फिलहाल जिला अस्पताल सांबा में जो वो लगातार जारी है। बेटे की उम्र बताया जा रहा है, यानी जिस बेटे की मौत हुई है 21 से 22 वर्ष इस बेटे की उम्र है। बेटी की बात करें तो 16 से 17 वर्ष की उम्र है और पत्नी की उम्र का बताएं तो ये 37 वर्ष उम्र बताई जा रही है। और जिस व्यक्ति ने हमला किया है, ये हमलावर व्यक्ति जिसने अपने परिवार के ऊपर हमला किया उसकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे पूरी जांच शुरू कर दी है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने ही परिवार के ऊपर हमला कर दिया।
ये काफी दुखद वाकया पेश आया और समाज में इसका क्या संदेश जाएगा ये आप इस खबर के जरिए जान ही सकते हैं। लेकिन ये काफी दुखद रहा कि सांबा के सुंब इलाके की बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसी सुंब के ढाकी गांव में ये आज सुबह सवेरे तड़के ये वारदात पेश आई। यहां एक व्यक्ति ने अपने बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर और पत्नी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया, लेकिन बेटे ने जो है वो जख्मों का ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। बेटी नॉर्मल घायल है और पत्नी जो गंभीर घायल है, उसको भी गले के ऊपर काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में जारी है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वो हथियार को भी अपनी कस्टडी में लिया है और पूरा मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। और वहां पर एक लोगों का भी काफी ज्यादा जमावड़ा जो वो देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये जानकारी भी मिली थी कि पहले उस व्यक्ति को जो है वो लोगों ने ही, गांव के लोगों ने ही कमरे में बंद कर दिया जब ये पूरी वारदात सामने आई। तो ये बड़ी जानकारी क्राइम के हवाले से सामने आ रही है जिला सांबा के सुंब इलाके से। इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि हमारे साथी जो है ऋषि किस तरह से अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जो यहां पर मानसिकता, एक बेटे पर सबसे पहले उस तेजधार हथियार से जो है वो हमला किया जाता है, उसे घायल कर देता है और उसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। मगर वहीं पर अब ये संगीन ऐसा मामला है, ये बेहद पेचीदा यहाँ पर मामला है, ये जानना बेहद ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की मानसिकता आए दिन देखना, इससे पहले कश्मीर घाटी में और इससे पहले जम्मू के जानीपुर में इस तरह के वाकया तेजधार हथियारों के साथ अपने ही लोगों को घायल करना और उनकी मृत्यु कर देना, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाती है कि उनकी मानसिकता कैसी होगी। और कहीं ना कहीं जो तेजधार हथियार है, वो तस्वीरें हमारे तक है, मगर वो तस्वीर दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। किस तरह से अपने बेटे पर वो वार करता है, अपनी बेटी पर वो वार करता है, अपनी धर्मपत्नी पर वो वार करता है। ये तस्वीर उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मामले को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हवाले से करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जो है वो दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और आज 12 और 13 तारीख को ये अहम बैठक मानी जा रही है, और जिसमें जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में G20 सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है। ये बेहद अहम बैठक आज के लगभग आज और कल जो ये बैठक का आयोजन होगा, और वहीं पर उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर के इस सम्मेलन के साथ साथ जो है G20 को लेकर जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर घाटी की बात करते हैं, डिफकॉम कश्मीर की तरफ से ये कहा गया है कि इन कार्यों को 10 दिन के अंदर जो है वो समाप्त कर लेना चाहिए। ये फाइनल जो है पूरी तरह से उन्होंने कह दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर और पूरे देश को जागरूक करने के लिए ये G20 सम्मेलन जो है वो कश्मीर घाटी में होने वाला है। ये बेहद अहम है। ये बेहद अहम इसीलिए है कि एब्रोगेशन 370 की बात करते हैं तो उसके बाद ये मेगा इवेंट, हालांकि देश के लिए और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मेगा इवेंट जम्मू कश्मीर में होगा। यहाँ पर ये G20 समिट से जो है कई देश विदेश से जो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो तमाम नेता डेलीगेट यहाँ पर पहुंचेगा। और ये G20 समिट जो है ये कश्मीर घाटी में होगा। मई महीने के आखिरी सप्ताह का जो है वो अभी तक तारीख का जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है, मगर इसके तहत ये बेहद है कि मई महीने के आखिरी सप्ताह में ये G20 समिट होना है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान, चीन जो है वो पूरी तरह से बौखलाया है, चाहता है कि जम्मू कश्मीर में ये जो G20 समिट होने जा रहा है, हालांकि छुटपुटाहट हरकतें यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि यहां से सीमा पार से आतंकियों को यहां पर भेजा जाए और घुसपैठ की जाए और इस G20 समिट में जो है वो खलल डाली जाए। मगर आपको बता दें कि G20 समिट को लेकर जो आज दिल्ली के अंदर बड़ी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रोन सिस्टम, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अन्य दस्ता और भी यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि G20 समिट एक ऐसा समिट है जो आने वाले पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की काया को पलट देगा और हिस्ट्री में यह लिखा जाएगा कि यह एक सम्मेलन। डिफकॉम कश्मीर की बात करते हैं तो उन्होंने भी सख्त जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय को लेकर जो है तैयारियां जो है वो 10 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। और इसी को लेकर आज हमारे साथ तो जो है कैप्टन अनिल जी हैं वो ज्वाइन करेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि G20 समिट को लेकर
पाकिस्तान और चीन जो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी कश्मीर के राह को दोहराने का प्रयास करते हैं। मगर आपको बता दें कि इस G20 समिट के साथ बेहद अहम यह रहने वाला है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में मेगा इवेंट, जिसे मेगा इवेंट माना जा रहा है, बेहद मेगा इवेंट है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। और आज दिल्ली के अंदर ये अहम बैठक होने वाली है। इस बेहद अहम बैठक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला G20 सम्मेलन जो कश्मीर घाटी में होना है मई महीने के आखिरी सप्ताह में, और ये कितना अहम माना जा रहा है? नमस्कार अनिल जी, ऐसा है कि G20 का जो सम्मेलन होने वाला है और वो भी उसका एक अंग जो है, उसका पार्ट जो है जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के अंदर होगा। ये एक बहुत अहम चीज है क्योंकि इसमें दो तीन बातें जो हैं सारी दुनिया को पता लगेंगी। और सबसे बड़ी जो दुनिया को पता लगेगी ये है कि कश्मीर जो है वो अभिन्न अंग है। और पे जिस हिसाब से पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा करता रहता है कि वहाँ पे जी टेररिज्म है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वहाँ पे सब कुछ ये है, वो जो है वो नहीं, वो जो लोगों को जो है, जो ये बाहर से जितने हमारे G20 के अंदर ये डिप्लोमेट्स आएंगे, उन सबको ये पता चलेगा कि जो प्रोपेगेंडा बार बार जो ये पाकिस्तान करता रहता है वो बिल्कुल गलत है। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो बड़े संतुष्ट तरीके से, और कश्मीर के अंदर जिस हिसाब से तरक्की हो रही है वो जो उसके बनिस्बत आप दूसरी जो बॉर्डर के उस पार देखें, वहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या हाल है और पाकिस्तान का खुद का क्या हाल है। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर तो लोगों की गुर्बत इतनी है, उधर तो लोगों के पास न रहने के लिए घर, ना उनको पानी पीने के लिए, ना उनके पास नौकरी है। उनकी जमीनें जो है वो भी जो है, जो कहना ये पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर कुछ चलेगी, और कुछ जो है जो डैम बना रहे हैं बड़े बड़े उसके अंदर चलेगी। तो उनके पास रोजगार भी नहीं है। तो ये जो स्टार्क कंट्रास्ट है, सबसे पहले ये जितने वहां पे हमारे जो आएंगे, ये डिप्लोमेट्स आएंगे दुनिया के, उनको सबको पता लगेगा ये स्टार्क कंट्रास्ट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, समय समय पर हम ये देखा करते थे, ये कहा जाता था कि कश्मीर घाटी हो या फिर उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो लताड़ने की बात की जाती थी और कश्मीर का राग दोहराया जाता था, ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो किस तरह से, पाकिस्तान भी ये कहता था कि ये हमारा हिस्सा है। मगर आज ये एक बड़ा सम्मेलन जो आने वाले समय में जिसकी समीक्षा आज दिल्ली के अंदर की जा रही है। देखिए, यही जो चीज है ना, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता आया इतने सालों से, ये जो कश्मीर में जो हमारा हिस्सा है, सब कश्मीर तो हमारे पास आना चाहिए था। जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के बारे में बात करता है जी, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पर सबसे पहले वो उसी को भूल जाता है कि उसके यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड एग्रेसर, और उसको कहा गया था कि आप वेकेट करो ये सारी जगह, और बाकी की बाद में थी। और प्लेबिसाइड जो था वो सबसे आखिरी नंबर था। तो जब पाकिस्तान ने पहला ही नहीं किया तो वो कैसे एक्सपेक्ट करता है कि जी वो सीधा प्लेबिसाइड हो जाए वहां। नंबर एक। नंबर दो ये था कि ये जो चीजें जो प्रोपेगेंडा है, अब बार बार देखिए, जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है, इनके लीडरों को मौका मिलता है यूनाइटेड नेशंस के रोस्टर पे जाके वहां कोई बयान देने का कुछ, तो सबसे पहले वो यही करते हैं, शुरू वहां से होते हैं और पहुंचते कहां पे, कश्मीर के ऊपर। उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर कितना वो है, उसके ऊपर ये कितना किस हिसाब से माइनॉरिटीज को ये लताड़ा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, किस हिसाब से हकूक नहीं मिल रहे लोगों को, ये सारी बातें शुरू हो जाती है वहां पे। अब ये जो G20 का जब सम्मेलन, जहाँ पे जब मीटिंग होगी, सारा जब लोग जाएंगे अलग अलग जगह, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ मीटिंग होगी, वहां से लोग गुलमर्ग भी जाएंगे, वहां से पहलगाम भी जाएंगे, और वहां से सोनमर्ग वगैरह भी जाएंगे। वो देखेंगे अपनी आंखों से कि भाई देखिए यहाँ पे जो लोग हैं किस हिसाब से और किस हिसाब से डेवलपमेंट है, लोगों के पास पक्के मकान है, बिजली है, पानी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। और वहां पे पाकिस्तान में क्या है, जो पाकिस्तान वहां से प्रोपेगेंडा करता रहता है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान कहते हैं ना, जैसे वो किंग हैज नो क्लोथ वाली बात है, वो पाकिस्तान पूरा नंगा खड़ा होगा दुनिया के आगे कि अब उसके बाद में अगर उसके अंदर कुछ भी शर्म होगी, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर का अलाप नहीं करेगा। पर मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये बेशरम लोग हैं, ये बार बार यही करते रहेंगे। ये जितनी बार आप देखिए, इनको कितनी बार लताड़ा जाता है कि भाई आपके देश से आपका टेररिज्म हब बन गया है पाकिस्तान, पर ये मानते ही नहीं है उसको।
तो ये जो चीज है चलता रहेगा। हमें क्या है, हिंदुस्तान को जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, ये जो छोटी मोटी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक लोग कहते हैं ना, नॉन जो है स्टेट which will never remedy itself, it will remain like this and it will go much worse। आप देखें आज जो हालत है पाकिस्तान की, लोग वहां पे आटे के लिए मर रहे हैं, वहां पे लोग जो है पानी के लिए, वहां पे लोग रोजगार नहीं है। और ये जो चीज है, भूखमरी इतनी है, ये जो चीज है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान हुक्मरान। कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज बड़ी अहम बैठक होने वाली है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से डेलीगेट्स होंगे, कहां पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एरोप्लेन की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी पूरी समीक्षा की जा रही है, और जिसकी अध्यक्षता आज दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी और इसके साथ साथ AK भल्ला जी और तमाम जम्मू कश्मीर के जो तमाम आलाधिकारी हैं वो भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के अंदर जो बौखलाहट यहां पर देखने को मिल रही है, तो इससे पहले भी कई बार उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की है और चाहा है। इससे पहले आपने देखा कि पुंछ के इलाके की घुसपैठ जो है वो की जाती है, यहां पर 17 kg हीरोइन भेजी जाती है। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि सीमा के अंदर घुसा जाए और घुसपैठ की जाए और इस सम्मेलन में खलल डाला जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हमें जो है अपना गार्ड जो है वो बिल्कुल नहीं नीचे करना, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम, चाहे आप 100 साल उसको पाइप के अंदर रखो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये हाल है पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने नहीं मानना अपनी बात, उन्होंने नहीं करना। क्योंकि अगर वो ये चीजें बंद कर दें, उनके जो मुल्क के लोग हैं वो इनको दंगा करके सड़कों पे जूते मारेंगे, क्योंकि इन्होंने 70 साल से यही हालात वहां के है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसलिए आप जी अपना सैक्रिफाइस करिए, हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, बस वो आप सैक्रिफाइस करिए, ये हम चीज नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा जो है हमने उधर लगाया, पैसा हमने उधर लगाया, इसलिए आपको ये चीज नहीं दे सकते। 70 साल से ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं उस हिसाब से। और देखिए, सिक्योरिटी का जहां मसला है वहां पे ये मीटिंग बड़ी अहम है, क्योंकि हमने कोई भी चीज इसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अभी ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं। हमें पता है पाकिस्तान बार बार उनको उकसा रहा है। आपने देखा ड्रोन के जरिए किस हिसाब से आर्म्स, एम्युनिशन और ड्रग्स आ रहे हैं, किस हिसाब से वो ड्रग जो है वो चले जा रहे हैं। रोज आपको देख रहे हैं ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, ड्रोन जो है वो उनका कंसाइनमेंट पकड़ी जा रही है। तो ये जो चीज है बहुत, एक मैं कहूंगा, हालांकि हम ये इसको जो G20 का सम्मेलन जो यहाँ करेंगे वो पूरा का मेरे को उम्मीद है और पूरा यकीन है कि वो पूरा का पूरा सक्सेसफुल रहेगा, पर उसमें हमने गार्ड कोई नहीं छोड़ना। हमें अपनी सुरक्षा के जो मामले हैं उसके अंदर किसी की हमने कोई कटाई नहीं करनी, और इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। और ये गृह मंत्री जी भी लेंगे और ये सारा एक पूरा ग्रिड बन जाएगा कि जहां जहां ये हमारे जो लोग हैं ये जाएंगे, वहां पर आप पूरा सैनिटाइज होगी जगह, और इसके अंदर हमें पूरा सहयोग देना चाहिए लोगों को। कैप्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद ये मेगा इवेंट माना जा रहा है, ये बेहद अहम इवेंट है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले हमने देखा कि यहां पर कश्मीर घाटी में जहां पर पत्थरबाजी देखने को मिलती थी, युवाओं के हाथों में जो पत्थरबाजी होती थी, बंदूक होती थी, मगर आज उन युवाओं के हाथ में खेलकूद है और जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में वो लैपटॉप्स हैं। वो जम्मू कश्मीर के युवा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, और इस सम्मेलन से आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं कि काया जो है वो बदलेगी कश्मीर घाटी और जम्मू की। अनिल जी, ऐसा है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने पहले ही ये ऐलान किया, और अभी हमारे जो गडकरी साहब जो हमारे आए हुए थे यहाँ पे, जब जो जिला टनल की इंस्पेक्शन वगैरह की, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है कि देखिए जम्मू कश्मीर को हम जो है रोड के मामले में अमेरिका की तरह पूरा बनाएंगे, और वो बना रहे हैं उस हिसाब से। जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ लैंग्वेजिंग थे वहां उनको कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि कितना दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को इम्पोर्टेंस हमारे प्रधानमंत्री, और इधर से कि हमारा बजट जो है जम्मू कश्मीर का बजट, मैं हिंदुस्तान का बजट नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर का जो बजट है इस टाइम पे वो उससे ज्यादा है जितना पाकिस्तान IMF से लोन मांग रहा है। तो आप देखिए कि ये जितनी ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे इधर एक पूरा एक विचार बन गया था। देखिए 370 की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो सारी रुक गई थी, और एक वन साइडेड डेवलपमेंट थी, एक तबके को एक जो है वो उसको मिल रही थी प्रेफरेंस, जिसके अंदर वो 1000 फैमिली, जिसका आपको पता है सारा कुछ, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और जम्मू रीजन और बाकी खित्ते जो हैं, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह जो है वो सारे इग्नोर हो रहे थे।
अब ये जो है, ये जो इसलिए ये इवेंट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक मैसेज भेजता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने लोग हैं उनको मैसेज भेजता है, सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर जितने लोग हैं उसको मैसेज भेजता है, दुनिया के अंदर एक मैसेज भेजता है कि देखिए जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हम इतना पैसा लग रहा है भारत का, और उसको भारत जो है आज एक पूरा ज्वेल की तरह उसको उभारेगा। और ये इधर से, और जम्मू कश्मीर और मैं कहूँगा लद्दाख भी, हालांकि अभी 370 के बाद बाइफर्केशन होगी, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, बट लद्दाख भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर बड़ा अहम है ये मीटिंग, ये जो G20 का सम्मेलन होना, और आप देखेंगे इसके बाद में कितना आपको बेनिफिट होगा, बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आएगी। अभी हालांकि जैसे हमारे एलजी साहब ने कहा था कि तकरीबन 70,000 की जो 70,000 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, MOU साइन हो गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब ये G20 का सम्मेलन होगा उसके बाद आप देखिए किस हिसाब से आपके आर्टिसंस, लोकल आर्टिसंस के, आपके कारपेट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, आपके दूसरी चीजें हैं, वो सारी किस हिसाब से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरा, किस हिसाब से पर्यटन बढ़ेगा। तीसरा, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है देखिए एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट है। अगर किसी ने कोई कैप्टन साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया है, विपक्ष कहता है कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ है। ये सम्मेलन से उनके लिए किस तरह का जवाब होगा? और जो आपने अभी गिनवाए हैं जम्मू कश्मीर का विकास और जम्मू कश्मीर में आने वाले, जिस तरह से सड़क परिवहन मंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका से बेहतर जम्मू कश्मीर की सड़कें यहां पर देखने को मिलेंगी। अनिल जी, ऐसा है, देखिए पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स प्ले करने वाले तो करते रहेंगे ये बातें, और जो ऑपोजिशन में होते हैं उनका काम ही होता है कि वो बार बार ये कहेंगे कुछ नहीं हुआ। अगर वो मान जाए इसको कि कुछ हुआ है तो कल को तो वो वोट उनको नहीं देंगे, वो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसी को मिलेगा। इसीलिए वो बार बार ये कहते रहेंगे और उनके कहने का लोगों को पता है। देखिए, मैं आपको एक पैमाना बताता हूँ, लोगों को क्या लोगों को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप देखिए, जब भी अभी वोट पड़ेंगे आप देखेंगे वो पैमाना होता है डेमोक्रेसी के अंदर। पैमाना वो होता है परफॉर्मेंस का, कि गवर्नमेंट ने किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया है, क्या डेवलपमेंट कराई है कि नहीं कराई है, क्या उनको लोगों को राहत मिली है कि नहीं मिली है, क्या लोगों को आगे जो उनकी उम्मीदें हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट खरी हुई है कि नहीं हुई। और ये आने वाले टाइम में आपके सामने आ जाएगा। पर मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, देखिए जिस हिसाब से आज की तारीख के अंदर जो रोड्स है क्या दूसरी चीजें हैं, जिस हिसाब से चल रही हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज तक जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? जो पहले वाली सरकारें बोले, हालांकि पैसा खूब आता था, पर जहां लगा क्या पैसा, उसके जो मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि उसका जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो भी नहीं दिए, 3 सालों के नहीं दिए। अभी अखबार में आया हुआ था, जो हमारे इधर आपने पढ़ा होगा, कुछ पहले आया था कि हमारे जो है 2015-16 के जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, 14 के नहीं है, उससे पहले के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये जो चीजें क्यों है? अगर वो पैसा लगाया आपने तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो जो भी सेक्रेटरी है, जो भी वहां पे जो कार्यभाग में है, वो क्यों नहीं दे सकता? इसका मतलब वो पैसा लगा ही नहीं वहां पे। तो ये जो चीजें हैं, ये तभी आप देखें डोडा किश्तवाड़ साइड में रोड का क्या हाल है। तो ये सारी बातें अब जो है, ये सारा अपोजिशन के कहने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिक्स जो है इन्होंने खेलते रहना है, पर उसके अंदर लोगों को पता है कि किसने क्या काम कराया है हिंदुस्तान के अंदर, और उसी हिसाब से उन्होंने उसको वोट देना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो कैप्टन साहब का साफ तौर पर कहना है कि अब जनता जो है वो गुमराह नहीं होगी और आने वाले समय में वो जनता अपना मत देकर जो है वो जरूर बताएगी। मगर ये बड़ा ही अहम जो है वो सम्मेलन माना जा रहा है, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो ये सुरक्षा को लेकर बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, ये एक बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को किस तरह से मद्देनजर रखना है, ये आने वाले सम्मेलन से पहले जो है उसकी तैयारी की जा रही है, समीक्षा की जा रही है, और इसको लेकर बड़ी ही अहम बैठक जो है ये मानी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ और भी अपडेट होगा वो भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। नमस्कार।